ये हमारा नया चैप्टर है बेटा, ये नया चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये चैप्टर में है क्या। इसमें एक पुरानी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है जो बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है। जैसे आप लोगों ने 12th में भी दिखा था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस है जो बंद हो रहा है। तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हम लोग धीरे धीरे सारे एसेट्स को बेचते हैं, उसमें से पैसा मिलता है। धीरे धीरे हम एसेट्स को बेचेंगे, उसका पैसा मिलेगा, और जैसे जैसे हमको पैसा मिलते जाएगा वैसे वैसे हम अपनी सारी लायबिलिटीज को पे करते जाएंगे। मतलब हम लोग एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है। जैसे हर चैप्टर की पहली लाइन में मैं लिखता हूँ, वी आर एन ओल्ड पार्टनरशिप फर्म। हम एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है जो बंद हो रही है। अपना सारा बिजनेस हम वाइंड अप कर रहे हैं, सारे एसेट्स को हम लोग बेच रहे हैं और सारी लायबिलिटीज को हम पे कर रहे हैं। ऑल द एसेट्स आर सोल्ड एंड ऑल द लायबिलिटीज आर पेड। हम अपने सारे पुराने एसेट्स को बेच रहे हैं और जैसा जैसा पैसा मिलते जा रहा है हमको, वैसा वैसा हम अपनी सारी लायबिलिटीज को पे करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। इस चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग एसेट्स को, हम लोग धीरे धीरे करके एसेट्स को बेचते हैं, तो एसेट्स को बेचने से जो पैसा हमको मिलता है, उन पैसे मिलने को इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। मतलब वैसे रियल लाइफ में हम लोग इंस्टॉलमेंट हमेशा पे करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पैसा हमको मिलेगा। तो वी सेल ऑल द एसेट्स एंड रियलाइज, रियलाइज मतलब पैसे मिलना, रियलाइज द अमाउंट ग्रेजुअली इन इंस्टॉलमेंट्स। हम लोगों को धीरे धीरे पैसा मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलेगा। वी सेल ऑल द एसेट्स एंड रियलाइज द अमाउंट ग्रेजुअली इन इंस्टॉलमेंट्स। दैट इज इन दिस चैप्टर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट्स इज रिसीव्ड। वैसे नॉर्मली बाकी सारे चैप्टर्स में हम लोग इंस्टॉलमेंट का पैसा पे करते हैं, बट इस चैप्टर में हम लोगों को इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव होता है। तो ये याद रखना, इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। अब जरूरी है, जब हमारे पास पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो आने का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। जो भी पैसे हमको दे रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, आने दो आने दो। जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, हम बोलेंगे आने दो। लेकिन जब हम लोग पैसे पे करेंगे, जब हम लोग पैसे पे करेंगे, तो पैसे पे करने का एक ऑर्डर या सीक्वेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा। हमको स्टेप बाय स्टेप ही पे करना पड़ेगा। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, वो मैं पूरी लिस्ट लिखाऊंगा। तो देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रिसीविंग द मनी, देयर इज नो सीक्वेंस और ऑर्डर, there is no chronological order, yeah, there is no order of receiving the money, but there is certainly an order of payment of liabilities। मतलब आपको एक तरीके से ही पे करना है, आपको लाइन वाइज ही पे करना है कि पहले यही पे करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब मैं आपको ये टॉपिक लिखाता हूं कि कैसे कैसे लायबिलिटीज पे करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, इस चैप्टर में कोई भी अकाउंटेंसी नहीं है। मतलब जर्नल एंट्रीज या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, कोई लेजर एंड पोस्टिंग, कोई डेबिट क्रेडिट। देयर इज नो डेबिट क्रेडिट इन दिस चैप्टर, देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये चैप्टर प्योरली मैथमेटिकल है, ये चैप्टर प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। सिर्फ कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए।
this chapter is purely mathematical. मतलब सिर्फ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बाकी डेबिट क्रेडिट कुछ भी इस चैप्टर में नहीं करना है, ठीक है। और नॉर्मली एग्जाम्स में 20% वेटेज का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, 20% वेटेज होता है। ओके ओके, अब ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरी लिस्ट लिखाता हूं कि किस तरीके से हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब किस तरीके से आप लायबिलिटीज को पे करोगे। सबसे पहले आप पे करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस और लिक्विडेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये पे करेंगे। उसके बाद हम पे करेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन या लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक लोन और लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा अनसिक्योर्ड लोन। अब बेसिकली सिक्योर्ड लोन वो होता है, सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हो। गिरवी, मॉर्गेज, हाइपोथिकेट, ये सब एक ही बात होती है। देखो, हाइपोथिकेट या मॉर्गेज या सिक्योरिटी, ये सब एक ही बात होती है। हाइपोथिकेट, मॉर्गेज या सिक्योरिटी, ये सब एक ही बात होती है। तो सिक्योर्ड लोन वो होता है जो हम लोगों ने लोन लिया है लेकिन उसके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसके सामने हमने कुछ गिरवी नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, या कभी कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। अब अगर ये चारों में से कोई भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर देन वन अमाउंट इज गिवन, अगर इन चार में से कोई भी एक दिया हुआ है तो आप उसको ही पे करोगे। लेकिन अगर कोई भी एक से ज्यादा अमाउंट है, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 10,000, मान लो क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000, और मान लो बिल्स पेएबल दिया हुआ है 10,000, तो अगर आपको तीन अमाउंट दी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को साथ में पे करोगे, किसी को भी पहले या बाद में नहीं, इन तीनों को आप साथ में पे करोगे, इन तीनों की अमाउंट के रेशियो में। अब इन तीनों की अमाउंट का रेशियो होगा 1:2:1। अगर ये तीन अमाउंट दी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, तो हम इन तीनों को साथ में पे करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, इन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स। मतलब हम बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल तीनों को साथ में पे करेंगे इनकी अमाउंट के रेशियो में, मतलब 1:2:1। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि अगर इन तीनों की अमाउंट दी हुई है तो इन तीनों का अमाउंट के रेशियो में पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पे करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, सेकंड नंबर सिक्योर्ड लोन, थर्ड नंबर अनसिक्योर्ड लोन, फोर्थ नंबर होता है पार्टनर्स का लोन। अगर किसी पार्टनर ने, एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर ने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर एक ही पार्टनर है तो उसको पैसा पे करो, और अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, मान लो ए ने भी लोन दिया है, बी ने भी लोन दिया है, सी ने भी लोन दिया है फर्म को, तो उन तीनों को हम लोग पे करेंगे इन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स। पार्टनर्स का लोन भी हम लोग पे करेंगे इन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स, अनसिक्योर्ड लोन भी हम पे करेंगे इन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स, मतलब अमाउंट के रेशियो में पे करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन भी,
पार्टनर्स का लोन भी। इसके बाद हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल। इसके बाद हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया, जो कि कभी किसी क्वेश्चन में बचेगा नहीं, 99% नहीं बचेगा, अगर पार्टनर्स का कैपिटल पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया, इफ देयर इज एनी सरप्लस, पैसे बच गए आफ्टर पेइंग पार्टनर्स capital, then it should be distributed among the partners in P&L ratio। अगर पार्टनर्स का कैपिटल पे करने के बाद भी और भी पैसा बच गया तो हम पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के P&L रेशियो में। अब पार्टनर्स का जो कैपिटल पे करना होता है, ये पे करना होता है एज पर मेथड। अब इस चैप्टर में दो मेन मेथड हैं, इस चैप्टर में दो मेथड हैं। एक का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टनर्स का कैपिटल कैसे पे करना है, और ये इस चैप्टर की सबसे टिपिकल कैलकुलेशन है कि पार्टनर्स का कैपिटल हम लोगों को पे करना है या तो सरप्लस कैपिटल मेथड से या मैक्सिमम लॉस मेथड से। वो एग्जाम में मेथड का नाम बताया हुआ होगा, और अगर मेथड का नाम नहीं बताया हुआ हो तो हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड। तो पहले आप लोग इतना सब लिखोगे अच्छी तरह, ये सब अच्छी तरह से एक अलग नोटबुक में ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा। इस चैप्टर में हम लोगों को क्वेश्चन में एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होती है क्वेश्चन में, और ओल्ड बैलेंस शीट में ऑब्वियसली लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, इस तरीके से एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होती है, और नीचे कुछ ओल्ड बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा एसेट कब बेचा, कौन से एसेट का कितना पैसा मिला, वो सब एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में ये लायबिलिटी साइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये लायबिलिटी साइड। तो पहले हम लोग पूरा लायबिलिटी साइड रीड करेंगे, और जितनी भी अलग अलग लायबिलिटीज है उनको हम सीक्वेंस में, जो मैंने ऊपर आप लोगों को ये सीक्वेंस लिखाया, इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब इस चैप्टर में जैसे पहले मैंने बताया कि आंसर में आपको कोई भी अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाना है। ये मान लो हमारा आंसर। अब आंसर में आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनानी है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या करना है आपको। इस चैप्टर में आंसर में आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट showing the piecemeal distribution of cash among partners। फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मेथड का नाम लिखना है, या तो सरप्लस कैपिटल मेथड जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ, या सरप्लस कैपिटल मेथड, या मैक्सिमम लॉस मेथड जो भी क्वेश्चन में मेथड का नाम दिया हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है। अब पर्टिकुलर्स के बाद जो भी सारी लायबिलिटीज है उनका कॉलम रैंक वाइज बनाना है। रैंक वाइज मतलब जो लायबिलिटी हमको सबसे पहले पे करनी हो उसका कॉलम हम लोगों को सबसे पहले बनाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग सबसे पहले पे करते हैं बैंक लोन,
नॉर्मली हम लोग सबसे पहले पे करते हैं बैंक लोन, वैसे मैंने लिस्ट में लिखाया कि सबसे पहले हम लोग पे करते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले पे करते हैं, लेकिन इसका कोई कॉलम नहीं बनाते। कॉलम यहाँ से बनना शुरू होता है। सबसे पहले आता है बैंक लोन, तो एक कॉलम बनेगा बैंक लोन का। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में मान लो क्रेडिटर्स भी है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स भी है और बिल्स पेएबल भी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल के बाद पार्टनर्स का लोन आएगा, मतलब पार्टनर, एक पार्टनर है ए तो ए का लोन, फिर एक पार्टनर है बी तो बी का लोन। इस तरीके से हम लोग कॉलम्स बनाएंगे। जो लायबिलिटी को सबसे पहले पे करना हो उसका कॉलम सबसे पहले, तो सबसे पहले बैंक लोन, फिर क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेएबल, फिर ए का लोन, फिर बी का लोन, फिर ए बी सी का कैपिटल। ए का कैपिटल उसको सिर्फ ए लिखते हैं, बी का कैपिटल उसको सिर्फ बी लिखते हैं, और सी का कैपिटल उसको सिर्फ सी लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग तीनों का पीएनएल रेशियो ब्रैकेट में लिखते हैं। मान लो तीनों का पीएनएल रेशियो है 3:2:1, ये मान लो तीनों का पीएनएल रेशियो है, वो हम लोग नीचे तीनों के नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब लगभग 2 पेज जितनी बड़ी ये स्टेटमेंट होती है। तो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देंगे हर एक कॉलम के लिए, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे हम लोग हर एक कॉलम में, ठीक है। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके ये हमारे स्टेटमेंट का फॉर्मेट बन गया। ऐसी स्टेटमेंट बनती है, हर एक लायबिलिटी का एक एक कॉलम बनाते जाएंगे। ऐसे हर एक लायबिलिटी में एक एक कॉलम हम लोग बनाते जाते हैं, जितनी लायबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई हो, पर्टिकुलर्स, फिर बैंक लोन, जो जो लायबिलिटी क्वेश्चन में दी हो। हाँ, ये 3 तो हमेशा होंगे ही होंगे। पार्टनर्स का कैपिटल जो पीछे पीछे बनाए 3 कॉलम, वो तो हर क्वेश्चन में होंगे ही। बाकी उतनी लायबिलिटीज का कॉलम बनाना है जो कॉलम्स क्वेश्चन में, जो लायबिलिटीज क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई हो, उन हर एक लायबिलिटी का एक एक कॉलम बनाना है। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जो भी तब क्वेश्चन में दिया हुआ, बिल्स पेएबल, फिर ए का लोन, बी का लोन, फिर एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, और ऐसे हेडिंग लिखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स बाय सरप्लस कैपिटल मेथड, बाय सरप्लस कैपिटल मेथड, या जो मेथड का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ, ऐसी एक स्टेटमेंट बनानी, ठीक है बेटा। एक फॉर्मेट अभी का अभी, एक फॉर्मेट आप सब लोग अभी बनाओ, एक नया पेज लो और ऐसा एक फॉर्मेट बनाओ आंसर का।